ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डू डेफिनेट इंटेग्रल्स। इंटेग्रल्स का चैप्टर हमारा चल रहा है और ये पूरे का पूरा चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट इज इंडेफिनेट इंटेग्रल, दैट इज अप टू एक्सरसाइज 7.7। सेकेंड पार्ट हमारे पास आ जाता है डेफिनेट इंटेग्रल। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था व्हाई दैट इंटेग्रल इज कॉल्ड इंडेफिनेट इंटेग्रल एंड व्हाई वी आर सेइंग दिस एज डेफिनेट इंटेग्रल, क्योंकि उसमें हमारे पास हमेशा आंसर वेरिएबल्स की फॉर्म में आता है और कांस्टेंट में प्लस सी लिखा होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो एक प्रॉपर कांस्टेंट आएगा, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ डेफिनेट इंटेग्रल। अब जब डेफिनेट इंटेग्रल्स को सॉल्व करना होता है तो हमारे पास डेफिनेट इंटेग्रल चार तरीके से सॉल्व हो सकता है। फर्स्ट वन इज इवैल्यूएशन एज अ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, एज अ लिमिट ऑफ सम। सेकंड वन इज डायरेक्ट मेथड, हम लोग डायरेक्ट इवैल्यूएशन कर लेते हैं। थर्ड मेथड इज यूजिंग सब्स्टिट्यूशन एंड फोर्थ मेथड हमारे पास आ जाता है यूजिंग प्रॉपर्टीज। अब जो इवैल्यूएशन एज ए लिमिट ऑफ सम, ये हमारे सिलेबस में से रिमूव हो चुका है फॉर दिस ईयर। इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, ये हमारे सिलेबस में से रिमूव हो चुका है एंड अकॉर्डिंगली हमारे सिलेबस में से एक्सरसाइज 7.8 भी रिमूव हो चुकी है। समझ लग गई? दोबारा बता रहा हूं, इवैल्यूएशन एज ए लिमिट ऑफ सम इस टर्म में, दिस सेशन में हमारे सिलेबस से रिमूव हो चुका है और अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज 7.8 भी रिमूव हो चुकी है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डायरेक्ट इवैल्यूएशन। डायरेक्ट इवैल्यूएशन हमारे पास किस तरह से होता है? लेट अस कंसीडर हमारे पास एक फंक्शन fx है, fx dx, और इसकी लिमिट्स a to b, इसको बोलते हैं a to b, हम लोगों को लिमिट्स गिवन है और उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास कुछ आंसर आता है। ठीक है जी, उसको हम लोग a to b लिमिट्स की फॉर्म में ही लिखते हैं और जब इसको इवैल्यूएट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जो हमारे पास इंटीग्रेशन करने के बाद फंक्शन आया होता है उसमें हम लोग पहले अपर लिमिट पुट कर देते हैं और उसके बाद लोअर लिमिट पुट कर देते हैं और हमारे पास रिजल्टेंट आंसर आ जाता है डेफिनेट इंटीग्रल का। और एक बार याद रखिए, यहाँ पे हमारे पास जो ये लिमिट्स हैं ये कांस्टेंट्स हैं और जब हम लोग कांस्टेंट वेरिएबल में पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर हमेशा के कांस्टेंट ही आता है। दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज डेफिनेट इंटीग्रल। उसके बाद तीसरा पार्ट है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन और प्रॉपर्टीज। वो जब हम लोग सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करेंगे, देन आई विल टेल यू कि हाउ टू डू दिस सब्स्टिट्यूशन एंड हाउ टू यूज द properties. But for the time being, I am going to start the topic by using direct evaluation, which is to be done with this formula integral a to b fx dx और इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। दिस इज नोन एज सेकंड इंटीग्रल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ठीक है जी, या इसको सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस भी बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कहलाती है लिमिट एज ए सम। ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, दैट इज डायरेक्ट इवैल्यूएशन। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 7.9। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन -1 to 1 x plus 1 dx। साथ के साथ ही सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास इंटीग्रल लिमिट्स फ्रॉम 2 to 3 1 by x dx। ठीक है जी, नाउ लेट अस स्टार्ट x plus 1। मैंने आप लोगों को बोला फॉर्मूले सारे वही इंटीग्रेशन के ही यूज होंगे और हम लोग जब x का इंटीग्रल करते हैं हमारे पास आता है x²/2 और 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाता है x और इसके बाद दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट। इसके बाद मैंने आप लोगों को बोला कि जब हम लोगों ने सॉल्व करना है, वी हैव टू पुट अपर लिमिट फर्स्टली एंड देन लोअर लिमिट। तो अब यहाँ पे क्या है कि पहले मैं अपर लिमिट पुट करूंगा 1 का स्क्वायर/2 प्लस 1, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस -1। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाता है 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 -1। सो दिस इज 3/2 माइनस -1/2 and the answer will come out to be 3/2 plus 1/2। सॉल्व करके हमारे पास आंसर इसका आ जाता है 2। अब चेक कीजिए, मेरे पास इसका आंसर प्रॉपर कांस्टेंट की फॉर्म में आया है। दैट इज व्हाई दिस इंटीग्रल इज नोन एज डेफिनेट इंटीग्रल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी वेरिएबल की फॉर्म में आंसर नहीं आता है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 by x का इंटीग्रेशन वी नो दैट log mod x एंड लिमिट्स फ्रॉम 2 to 3। इसके बाद अपर लिमिट पहले पुट कर देनी log 3 माइनस log 2।
अब अगर आप लोग यहाँ पे आंसर छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, या फर्दर लॉग की प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं log m माइनस log n, तो इसका आंसर हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं log 3/2। अगेन देख लीजिए बेटा जी, मेरे पास सिर्फ कांस्टेंट की फॉर्म में आंसर आ रहा है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज इज इंटीग्रल 1 to 2 that is 4x cube minus 5x square plus 6x plus 9 into dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, सारे का सारा वही मेथड है, 4 एज इट इज और x क्यूब का इंटीग्रेशन x रेज़्ड पावर 4/4 माइनस 5 एज इट इज x क्यूब ओवर 3 प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 9 का इंटीग्रेशन 9x, और सारे का हमारे पास लिमिट्स जो है 1 से लेकर 2 तक। अब इसके बाद पहले अपर लिमिट पुट करनी है और उसके बाद लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट करते हैं 2 इंटू 2 रेज़ पावर 4/4 माइनस 5 इंटू 2 रेज़ पावर 3/3 प्लस 6 इंटू 2 रेज़ पावर 2/2 प्लस 9 इंटू 2, ये मैंने पुट की है अपर लिमिट। अब इसके बाद लोअर लिमिट पुट करते हैं, दैट इज 4 इंटू 1/4, क्योंकि 1 की पावर 4 1 ही रह जाएगा, माइनस 5 इंटू 1/3 प्लस 6 इंटू 1/2 प्लस 9। माइनस का साइन जरूर बीच में डालना जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है हमारे पास, ये सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। सो इट विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू 2 रेज़ पावर 4 होता है 16, 16 डिवाइडेड बाय 4 इज 4, माइनस 5 इंटू 8/3 प्लस ये 4/2 हो जाएगा, 2 इंटू 6 12 प्लस 18, माइनस ये हमारे पास बचेगा 1 माइनस 5/3 प्लस 2 नहीं 3 प्लस 9। एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास आ जाता है 3 इज द एलसीएम, 16 3 इज 48 माइनस 40 प्लस 36 प्लस 54 माइनस अगेन यहाँ पे एलसीएम 3 माइनस 5 प्लस 9 प्लस 27। ठीक है जी। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास आ जाता है 44 प्लस 54 98/3 माइनस 36 39 34/3, और जब इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास आंसर आता है 64/3, एंड दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन, इंटीग्रल 0 to π/4, it is sin 2x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। नाउ वी नो दैट sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, और क्योंकि यहाँ x के साथ 2 लगा हुआ है इसलिए हम लोग 2 से डिवाइड भी करेंगे। सो इट्स इंटीग्रेशन विल बी माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 एंड लिमिट्स मूव्स फ्रॉम 0 to π/4। अब यहाँ पे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, माइनस cos 2 इंटू π/4 बाय 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि लोअर लिमिट हम लोगों ने माइनस करनी है लेकिन बाहर ये माइनस का साइन लगा हुआ तो हम लोग इसको माइनस माइनस प्लस कर देंगे। या अगर आप लोग नहीं समझ आता तो ऐसा कीजिए कि माइनस का साइन बाहर निकाल दीजिए और अंदर हम लोग इसी तरह से माइनस का साइन लगा देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नाउ दिस विल बी कैंसल आउट, π/2 हो जाएगा, cos 90 होता है हमारे पास 0, सो दिस इज 0 माइनस 1/2, क्योंकि cos 0 1 होता है, और अल्टीमेटली सॉल्व करके इसका आंसर हमारे पास आता है 1/2। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। नाउ सी हियर, 7th क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है 0 to π/4 टेंजेंट x dx। अब उधर जी टेंजेंट x का इंटीग्रेशन का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ तो हम लोग इसको लिखते हैं माइनस log cos x, या हम लोग log mod secant x भी लिख सकते हैं, जो मर्जी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। दिस इज इक्वल्स टू माइनस log mod cos x, और इसकी लिमिट्स 0 से लेकर π/4 तक। माइनस का साइन मैं पहले बाहर निकाल लेता हूं, log mod cos x 0 से लेकर π/4 तक। So this will be equals to minus log cos 4x, cos π/4 minus log cos 0, and this will come out to be minus log, हाँ जी, cos 4x,
cos pi by 4 that will come out to be 1 by root 2 minus log 1। और बेटा जी एक बात याद रख लीजिएगा, log 1 की वैल्यू हमारे पास 0 होती है। log जो log है, log to the base e, इसकी वैल्यू हमारे पास 0 होती है। सो वी कैन राइट इट लाइक log 1 की जगह 0 लिख सकते हैं। अभी स्टिल यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज लगा रहा हूं, दिस इज log 1 माइनस log अंडर रूट 2 माइनस log 1। यहाँ प्रॉपर्टी लगाई log m माइनस log n। log 1 वैसे भी चलो 0 हो ही जाना था, ये कैंसल आउट हो जाएगा। अल्टीमेटली मेरे पास बचता log 2 की पावर 1 by 2, क्योंकि अंडर रूट 2 को हम लोग पावर 1 by 2 लिख सकते हैं। और log में हमारे पास पता है कि पावर आगे आ जाती है, log m रेज़्ड पर n जो होता है वो n log m हो जाता है। सो दिस आंसर विल बी 1 by 2 log 2, क्योंकि हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है log m रेज़्ड पर n जो होता है वो n log m के बराबर हो जाता है। सो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा के हम लोग इसका आंसर 1 by 2 log 2 निकाल सकते हैं। अंडरस्टैंड? सो और इसलिए क्योंकि इसका आंसर हमेशा कांस्टेंट की फॉर्म में आता है, सो वी आर नॉट सपोज्ड टू राइट डाउन प्लस c एट द एंड ऑफ दीज क्वेश्चंस। नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9, which was 0 to 1 dx over under root of 1 minus x square। और बेटा जी अगर आपको याद हो तो ये फार्मूला होता है sin इनवर्स x का, sin इनवर्स x from 0 to 1। अब इसके बाद इसमें अपर लिमिट पुट करते हैं, sin इनवर्स 1 माइनस sin इनवर्स 0। और ये हमारे पास वही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पहली एक्सरसाइज जिसमें हम लोग प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड आउट करते थे, तो यहाँ पे भी हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो sin इनवर्स 1 की वैल्यू होती है हमारे पास पाई बाय 2, sin इनवर्स 0 की वैल्यू होती है 0। सो आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी पाई बाय 2 फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट सिमिलरली इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन, इंटीग्रल 0 से लेकर 1 तक dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और याद कीजिए 1 ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 by a tan इनवर्स x ओवर a। सो इट विल बी 1 by a tan इनवर्स x ओवर a। अल्टीमेटली यही रह जाएगा 0 to 1, क्योंकि 1 by a हमारे पास 1 है, 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसके बाद लिमिट अप्लाई करते हैं, दैट इज टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स 0। एंड अगेन अप्लाइंग सेम कंसेप्ट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रिंसिपल वैल्यूज। So our answer for this tangent inverse 1 is pi by 4 minus 0, and we are left with the answer pi by 4. Okay. Okay. 11th question. 11th question was integral 2 to 3 dx over x square minus 1। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 1 by x square minus a square का। That was 1 by 2 into a log x minus a over x plus a, and this is 2 to 3। फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया है इंटीग्रल 1 over x square minus a square का, और x square minus a square का फॉर्मूला होता है 1 by 2a log mod x minus a over x plus a plus c। अब इस हिसाब से जब इसमें वैल्यू पुट करते हैं 1 by 2, ऐसे करता हूं मैं बाहर ही लिख देता हूं log mod x minus 1 over x plus 1 2 to 3। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, दिस इज 1 by 2 log mod 3 minus 1 over 3 plus 1 minus log mod 2 minus 1 over 2 plus 1। So this will be equals to 1 by 2 log mod 2 by 4 माइनस लॉग मॉड 1 by 3। ठीक है जी। अब 2 by 4 हमारे पास 1 by 2 आ जाता है, दिस इज 1 by 2 log 1 by 2 माइनस लॉग मॉड 1 by 3। और यहाँ पे फिर से log m over n का फॉर्मूला लगाते हैं, हमारे पास आ जाएगा 1 by 2 इंटीग्रल सॉल्व हो गया log 1 माइनस log 2 माइनस log 1 प्लस log 3 माइनस log 1 प्लस का log 1 कैंसिल आउट होगा। वैसे ना भी कैंसिल करना हो तो log 1 की वैल्यू 0 ही होती है। तो दिस इज इक्वल्स टू 1 by 2 log 3 प्लस का था मैं आगे लिख देता हूँ, log 2 माइनस का था पीछे लिख देता हूँ,
So this will be 1 by 2 log mod 3 by 2 will be your answer. Applying the property log m minus log n is equals to log m over n. Now 12th question is integral 0 to pi by 2 इंटीग्रल 0 to pi by 2 cos square x dx। मैंने पहले भी बताया हुआ है, पहले भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया हुआ है cos square x का। इसको हम लोग लिखेंगे इंटीग्रल 0 to pi by 2 1 plus cos 2x divided by 2 and ultimately this will be integral 0 to pi by 2 1 by 2 dx plus 1 by 2 बाहर निकाल लेते हैं 0 to pi by 2 cos 2x dx। याद कीजिए बेटा जी 1 by 2 दोनों के नीचे अलग अलग कर दिया, इसका इंटीग्रल लिख दिया 1 by 2 x एंड लिमिट्स वेरी फ्रॉम 0 to pi by 2। इट्स इंटीग्रेशन इज sin 2x over 2 and limit varies from 0 to pi by 2। this is pi by 4 minus 0 क्योंकि जब pi by 2 पुट किया तो pi by 2 into 1 by 2 pi by 4 हो जाएगा और ये 1 by 4 अंदर मैं लिख देता हूं sin 2x लिमिट्स 0 to pi by 2। 1 by 4 कैसे आएगा, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अल्टीमेटली दिस इज pi by 4 प्लस 1 by 4, अंदर हमारे पास रह जाएगा sin pi माइनस sin 0। पाई किस तरह से रह जाएगा, जब ये pi by 2 अंदर मल्टीप्लाई होएगा 2x के साथ तो ये पाई ही रह जाएगा। एंड वी नो दैट sin pi दैट इज 180 डिग्री 0, sin 0 भी हमारे पास 0 होता है। तो अल्टीमेटली वी आर लेफ्ट विद हियर विद आंसर pi by 4 plus 0 that is pi by 4 is our required answer for this question। ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक 13th भी स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल 2 to 3 x over x square plus 1 dx। इंटीग्रेशन 2 to 3 x over x square plus 1 dx। सो यहाँ पे एक कंसेप्ट लगा रहा हूं मैं, 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर और 2 से ही बाहर डिवाइड कर रहा हूं। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा जो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है वो न्यूमरेटर में बन जाए, और जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव चेक कीजिए न्यूमरेटर में बन गया तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इंटीग्रल f डैश x ओवर fx वाला, इंटीग्रेशन f डैश x ओवर fx, और इसका आंसर था हमारे पास log mod fx। और चेक कीजिए अब यहाँ पे इंटीग्रल का फॉर्मूला लगाते हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 by 2 log mod x स्क्वायर प्लस 1 एंड इट्स इंटीग्रेशन का लिमिट्स हो जाएंगी 2 से लेकर 3 तक। इसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 by 2 log 3 पुट किया तो हमारे पास बचता है 10 और 2 पुट किया तो हमारे पास बचता है 5 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 by 2 log 10 over 5। Applying the formula या applying the property log m minus log n, so 5 और 10 cancel out हो जाएगा। Our answer will be 1 by 2 log 2 only, and that will be the answer for this question। ठीक है। Okay, now I am going to start question number 14th। 14th question is limits are from 0 to 1 and in the numerator we have having 2x plus 3 divided by 5x square plus 1 dx। एक बार मैं ये इंटीग्रेशन 0 to 1 2x के नीचे लिख रहा हूं 5x square plus 1, और एक बार ये इंटीग्रेशन मैं 3 के नीचे लिख रहा हूं 5x square plus 1 0 से लेकर 1 dx। यहां पे मैं क्या करता हूं कि नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर बन सकता है क्योंकि मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल है। सो इट विल बी इक्वल्स टू 0 to 1 1 by 5 10x 5x square plus 1। 10x इस तरह से आया क्योंकि नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव 10x बनता है और ऊपर 10 बनाने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना था, प्लस 3 बाहर निकाल दिया 0 to 1 1 ओवर, इसको लिखते हैं अंडर रूट 5x का होल स्क्वायर और इसको लिखते हैं 1 का स्क्वायर dx। नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू 1 by 5 log mod 5x square plus 1, और यहां पे इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर 1 तक प्लस 3। हाँ जी देखिए बेटा ये बनता है 1 over x square plus a square फॉर्म, दैट इज 1 by 8 tan inverse x over a।
ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स x ओवर ए तो 1 ही रह जाएगा। बट एक बात और, यहाँ x के साथ हमारे पास √5 लगा हुआ है, तो वो √5 से मैं डिवाइड भी यहाँ पे करूंगा। सो इट विल बी लाइक दिस, और यहाँ पे हमारे पास इन लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर 1। अब अप्लाई लिमिट करते हैं, ये आ जाएगा 1/5 log 6 माइनस log 1। चेक कीजिए, जब ये 1 यहाँ पे पुट किया 5 into 1, 5 + 1 6 हो जाएगा, 0 पुट किया तो 0 + 1 दैट इज log 1 ही रह जाएगा, प्लस 3/√5 टेंजेंट इनवर्स x की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे √5 ही रह जाएगा, माइनस टेंजेंट इनवर्स 0। अब log 1 की वैल्यू 0 होती है, मैंने आपको पहले भी बोला log 1 is 0, तो इट विल बी 1/5, ऐसे करता हूं, आगे लिख देता हूं, आंसर विल बी 1/5 log 6 प्लस 3/√5 टेंजेंट इनवर्स √5। You have to leave your answer as it is in the form of tan inverse √5, क्योंकि हम लोगों को tan inverse √5 का एंगल नहीं पता एग्जैक्ट की क्या होता है, so we have to leave this answer as it is. Now 16th question is integral 16th question is integral 1 to 2 5x square divided by x square plus 4x plus 3, x square plus 4x plus 3 into dx। अब बेटा ध्यान दीजिए कि ये मेरे पास न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम रहती है, देन व्हाट वी नीड टू डू, आवर फर्स्ट स्टेप इज टू डिवाइड। और डिवाइड करने के बाद हम लोगों ने इंटीग्रेशन ऐसे लिखना होता है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। ठीक है जी। जब हम लोग इसको डिवीजन करते हैं तो डिवीजन करने के बाद हमारे पास जो ये इंटीग्रल बनता है, ये इंटीग्रल इस तरह से बनता है, कोशेंट इज 5, एक्स स्क्वायर को जब उसके साथ डिवाइड करेंगे कोशेंट हमारे पास 5 बनता है, प्लस रिमाइंडर मेरे पास आता है -20x -15 डिवाइडेड बाय द डिवाइजर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3dx। अब इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, दिस इज 1 to 2 5dx, माइनस साइन दोनों में से कॉमन निकाल लेता हूं, 1 to 2 20x प्लस 15 ओवर नीचे वाली टर्म का हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, x प्लस 1 इंटू x प्लस 3 बचता है। नाउ इट्स इंटीग्रेशन इज 5x 1 to 2 माइनस 1 to 2। हाँ जी, अब यहाँ पे देखिए ऐसे करता हूँ, इसको 1 to 2 लिखने की बजाय मैं i लिख देता हूँ फिलहाल, i1, क्योंकि इसकी वैल्यू हम लोग सेपरेट सॉल्व करके इसमें पुट करेंगे। यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं, दिस इज 5 to the 10 minus 5 minus i1, that is 5 minus i1। now this is equation number 1, और जो ये गिवन इंटीग्रेशन था इसको हम लोग i कंसीडर कर लेते हैं। अब इसके बाद i1 को सॉल्व करना है, तो i1 हमारे पास है 20x प्लस 15 ओवर x प्लस 1 इंटू x प्लस 3dx। और यहाँ पे मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में आपको बताया कि अगर हमारे पास लीनियर फैक्टर होते हैं तो हम लोग इसको लिखते हैं a ओवर x प्लस 1 dx प्लस b ओवर x प्लस 3 dx। और जब a और b की वैल्यू, शॉर्टकट मेथड मैंने आप लोगों को बताया हुआ है फाइंड आउट करने का, एवरीवेयर बट नॉट देयर। x की वैल्यू -1 आ जाएगी, यहां पुट करनी है और यहां पुट करनी है, तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी, ये a की वैल्यू आती है -5 ओवर 2 ओवर x प्लस 1 dx। चेक कीजिए, x की वैल्यू -1 यहां पुट करनी है और यहां पुट करनी है, -20 प्लस 15 -5 और ये 2 नीचे आ जाएगा। इसी तरह से जब b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो -3 पुट करना उसमें, -3 पुट करते हैं, ये आ जाता है -60 प्लस 15 माइनस का 45 ओवर -2 ओवर x प्लस 3 dx। माइनस साइन बाहर निकाल लेते हैं, -5/2 log mod x प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ माइनस प्लस का 45/2 आ जाएगा log mod x प्लस 3। और बेटा ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारे पास लिमिट्स 1 to 2 भी थी, सो 1 to 2 लिमिट्स साथ में लिखनी है, दिस इज इक्वल्स टू एंड दिस इज 1 to 2, 1 से 2 तक, 1 से 2 तक, और उसके बाद here it is 1 to 2, here it is 1 to 2।
और लिमिट्स पुट करते हैं -5/2 log 3 माइनस log 2, और इसके बाद 45/2 log 5 माइनस log 4। और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर बचता है -5/2 log 3/2 प्लस 45/2 log 5/4। और इसके बाद इसको आंसर को हमने पुट इन 1 कर लेना है, और जब फर्स्ट में पुट करेंगे इट एम्प्लाइज I इज इक्वल्स टू 5 माइनस -5/2 log 3/2 प्लस 45/2 log 5/4, एंड दैट विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी। सो बेटा जी बाकी के क्वेश्चंस आप लोग इस एक्सरसाइज के खुद कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस द इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। ओके जी। मीट ऑन मंडे। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल यूजिंग सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ओके जी।